नमस्कार, मैं समीक्षा दादीज पॉपुलर सुपरफास्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। गुनाह साबित हुआ तो फांसी पर लटक जाऊंगा, WFI चीफ बोले। क्या मैं रावण हूं? सबूत दिखाए पहलवान। केरल के मलप्पुरम में बड़ा हादसा, नाव पलटने से 7 बच्चों समेत 22 लोगों की मौत। कर्नाटक में चुनाव प्रचार के बीच JP नड्डा ने देखी द केरला स्टोरी, बोले फिल्म में आतंकवाद का नया रूप देखा। मकान पर क्रैश होकर गिरा MiG-21, 2 महिलाओं की मौत, पैराशूट से कूदा पायलट अस्पताल में भर्ती। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, कर दो मेरी हत्या, मैं बोनस में जी रहा हूं। PM मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कर्नाटक को ये देश से अलग मानते हैं। हमले में शामिल 7 आरोपियों को पकड़ा गया, 7 में से 3 नाबालिग। सासाराम में लोगों ने नहर से लूटे थे नोटों के बंडल, अब थाने को लौटा रहे हैं। संजय सिंह बोले PM नरेंद्र मोदी और BJP को माफी मांगनी चाहिए। अमृतसर की हेरिटेज स्ट्रीट पर एक और रहस्यमय विस्फोट से दहशत का माहौल। अब खबरें विस्तार से। गुनाह साबित हुआ तो फांसी पर लटक जाऊंगा, WFI चीफ बोले। क्या मैं रावण हूं? सबूत दिखाए पहलवान। बीते 2 हफ्तों से भारतीय पहलवान WFI के चीफ बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न का लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच अब बृजभूषण ने एक वीडियो जारी किया है। उनका कहना है कि अगर उनके खिलाफ एक भी आरोप साबित होता है तो वे फांसी लगा लेंगे। बृजभूषण सिंह ने कहा कि उनकी बात भी लोगों तक पहुंचनी चाहिए, यही कारण है कि वे वीडियो बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये जो मेरे ही बच्चे हैं, मेरे ही ऊपर आरोप लगा रहे हैं। ये खिलाड़ी दिन भी नहीं बता पा रहे हैं कि कौन से दिन था और कौन सी तारीख थी। जो लड़ाई में लड़ रहा हूँ वो आपके जूनियर बच्चों के लिए लड़ रहा हूँ। इन बीते हुए पहलवानों को सब मिल चुका है, लेकिन जो गरीब परिवार के बच्चे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि ये लड़ाई आपके बच्चों की है। जिनके बच्चे पहलवानी करते हैं, उन सभी को मैं बृजभूषण शरण सिंह राम राम करता हूं। वैसे मेरा वीडियो बनाने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन मुझे लगा कि मेरी बात भी आप तक पहुंचनी चाहिए, और इसलिए मैं बहुत तैयारी करके कोई वीडियो नहीं बना रहा हूं। अभी गाड़ी पर बैठा तो हमने कहा जरा अपनी बात मैं अपने बुजुर्गों तक पहुंचाऊं। ये जो मेरे ही बच्चे मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, ये दिन भी नहीं बता पा रहे हैं कि कौन सा दिन था, कौन सा तारीख था, कौन सा समय था। चाचा ताऊ, क्या कहूं मैं, कैसी कहानी बनाई, क्यों बनाई, ये बाद में आपको पता चलेगा। क्योंकि जो लड़ाई मैं लड़ रहा हूं, जिससे ये बीत चुके पहलवान नाराज हैं, ये लड़ाई मैं आपके जूनियर बच्चों के लिए लड़ रहा हूं। इनको सब मिल चुका, द्रोणाचार्य, पद्मश्री, अर्जुना अवार्ड,
लेकिन जो गरीब परिवार बच्चे, विशेष करके हरियाणा, जो बच्चे ओलंपिक का सपना लेकर के चल रहे हैं, जिन बच्चों का भविष्य बनाने के लिए परिवार अपनी जरूरतों के कटौती करके कर्जा लेकर बादाम और घी का इंतजाम कर रहा है, मैं उनसे कहना चाहता हूं, ये लड़ाई आपके बच्चों की है। अगर आपकी कोई गांव की बिटिया लड़की पहलवानी करती हो तो 1 मिनट अकेले बुला करके उससे पूछ लेना। कोई बच्चा पहलवानी करता हो, कैडेट का हो, जूनियर का हो, सीनियर का हो, 1 मिनट अकेले में बुला करके पूछ लेना। और अगर वो कह दे कि बृजभूषण सिंह के ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, बृजभूषण सिंह ऐसे ही हैं, तो जो इच्छा हो कर लेना, जो इच्छा हो कर देना, और जांच समाप्त होगी। ये मेरा अहंकार नहीं बोल रहा है, मैं आज अहंकार में नहीं बोल रहा हूं। मेरे सामने कौन है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मैं अपने आप को जानता हूं। 12 साल के अंदर मैंने कभी किसी बच्चे के ऊपर कुदृष्टि नहीं डाली। घर की हर समस्याओं से मुझे अवगत कराते थे। आज अचानक वो क्यों बदल गए? क्योंकि बहुत लंबा समय नहीं है और आप सुनना भी नहीं चाहेंगे, लेकिन मैं आपसे केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं कि मैं 4 महीने से गाली सुन रहा हूं और मैंने पहले दिन कहा था कि एक भी गुनाह मेरा अगर साबित हो जाएगा तो मैं फांसी पर लटक जाऊंगा, क्योंकि मामला दिल्ली पुलिस के विचाराधीन है। इसलिए सब बातों पर खुलकर नहीं बोल सकता। लेकिन मेरे चाचा ताऊ पहलवानी से जुड़े हुए परिवार, मैंने पहले दिन कहा था, इनके पास कोई वीडियो हो या किसी खिलाड़ी को मैंने कभी फोन किया हो या इनके पास कोई गवाह हो, कि आप मेरी बात का भरोसा न करें। आपके पड़ोस में कोई बच्चा जो कुश्ती से जुड़ा हो, चाहे पुरुष पहलवान हो या महिला पहलवान हो, उससे अकेले में पूछो कि क्या ये बृजभूषण वास्तव में रावण है? पूछो क्या ये दुराचारी है? इन 2-3 पहलवानों, 4 पहलवानों, 6 पहलवानों, 10 पहलवानों को छोड़ करके पूछो कि 11 साल के अंदर मैंने देश की कुश्ती के लिए क्या क्या नहीं किया, और आज जो अचानक जिनके लिए मैं बहुत खराब हो गया, जो पहले मेरे घर आते थे, मेरा पांव छूते थे, अपने मेरे विद्यार्थी जीवन का शुरुआत या राजनीति की शुरुआत
जो आरोप मेरे ऊपर लगे हैं, इसी का विरोध करने से मैंने राजनीति शुरू कर दी थी। लेकिन वाह, कबीर दास की उल्टी माया, बरसे कंबल भीजे काया। मतलब कंबल बरसात कर रही है और पानी भीग रहा है। मुझे सिर्फ एक बात कहना है कि पैसा फेंका हुआ पत्थर वापस नहीं आता है। ये क्यों कर रहे हैं, ये बताने का समय नहीं है। लेकिन महीना बाद, 2 महीना बाद, 3 महीना बाद जब भी जांच की रिपोर्ट आएगी, मेरे चाचा ताऊ कहीं ऐसा ना हो कि केरल के मल्लपुरम में बड़ा हादसा, नाव पलटने से 7 बच्चों समेत 22 लोगों की मौत, रेस्क्यू अभियान जारी। केरल में मल्लपुरम जिले के तानूर इलाके में ओटमपुरम के समीप एक हाउस बोट रविवार शाम को डूब गई, जिससे उसमें सवार 7 बच्चों समेत 22 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने इसकी जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि दुर्घटना स्थल से मिली सूचना के अनुसार नौका पर करीब 30 यात्री सवार थे, जिनमें से 22 की मौत हो गई, जबकि करीब 9 यात्रियों को नजदीकी निजी और सरकारी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। कर्नाटक में चुनाव प्रचार के बीच जेपी नड्डा ने देखी द केरला स्टोरी, बोले फिल्म में आतंकवाद का नया रूप देखा। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए बेंगलुरु में प्रचार के बीच बीजेपी नेता जेपी नड्डा ने रविवार 7 मई शाम को फिल्म द केरला स्टोरी देखी। फिल्म देखने के बाद बीजेपी नेता जेपी नड्डा ने कहा कि इस फिल्म में आतंकवाद का नया रूप देखने को मिला है। यह फिल्म एक नई किस्म के आतंकवाद के बारे में बहुत कुछ बताती है। इसी के साथ जेपी नड्डा ने कहा कि ये वैश्विक कहानी है, इसका किसी भी राज्य और धर्म से कोई लेना देना नहीं है। वहीं बीजेपी नेता ने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फिल्म देखने के लिए कहा कि बम, बंदूक, पिस्तौल ये आतंकवाद के साथी रहे हैं और इसमें तो आवाज़ होती है। लेकिन ये जो नए किस्म का आतंकवाद है, जिसका बहुत ही भयानक रूप है, इसको द केरला स्टोरी इस साजिश का पर्दाफाश करती है। और इसलिए यह भयानक रूप हमको इस द केरला स्टोरी में देखने को मिलता है। हम ये भी ध्यान में लेते हैं कि यह चाहे फिल्म ही हो, लेकिन नए किस्म के आतंकवाद के बारे में यह फिल्म बहुत कुछ बताती है, जिसमें हमारा युवा एक तरीके से प्रायोजित तरीके से उसको आतंकवाद के साए में लाने का प्रयास होता है और उसको टेम्प्ट किया जाता है, उसको प्रेरित किया जाता है कि वो आतंकवाद का साथी बने और बाद में वह उसे धकेल दिया जाता है उस रास्ते पर और वहाँ से वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुँच जाता है। इसलिए केरला स्टोरी अपने आप में इस साजिश का पर्दाफाश करती है और जिसको मैं भी देखने आया हूँ और समाज में ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस तरीके के आतंकवाद को देखें, समझें और इसका कोई किसी राज्य से लेना देना नहीं है, इसका किसी धर्म से लेना देना नहीं है। ये देश और वैश्विक कहानी है जिसको हमको समझना पड़ेगा। केरल के हमारे हाई कोर्ट ने और हाई कोर्ट के जस्टिस ने बहुत कड़ी टिप्पणी की है इस पर, जो अपने आप में बहुत कुछ उजागर करता है कि यह किस किस्म का आतंकवाद है। साथ ही साथ पूर्व मुख्यमंत्री केरल के, उन्होंने भी इस गंभीर समस्या पर ध्यान आकृष्ट किया है। मुझे लगता है कि द केरला स्टोरी, इसको देखकर हमारी जनता समझ पाएगी कि किस तरीके की साजिश हमारे समाज को खोखला करने के लिए, हमारे समाज को कमज़ोर करने के लिए एक साजिश रची जा रही है और उससे हम सबको।
मकान पर क्रैश होकर गिरा MiG-21, 2 महिलाओं की मौत, पैराशूट से कूदा पायलट अस्पताल में भर्ती। भारतीय वायुसेना का MiG-21 लड़ाकू विमान सोमवार 8 मई की सुबह राजस्थान के हनुमानगढ़ के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान ने सूरतगढ़ से उड़ान भरी थी। एयरक्राफ्ट का एक मकान पर जा गिरा, जिसके कारण 2 महिलाओं की मौत हो गई। वहीं एक पायलट ने पैराशूट की मदद से विमान से कूदकर अपनी जान बचाई। घटना को लेकर स्थानीय पुलिस थानेदार सदर का कहना है कि पायलट को एयरलिफ्ट किया गया है। पायलट के लिए वायुसेना का Mi-17 भेजा है। MiG-21 जिस छत पर जाकर गिरा था, वहां 3 महिलाएं और एक आदमी मौजूद थे। इसमें से 2 महिलाओं की मौत हो गई। घायल को इलाज के लिए अस्पताल में ले जाया गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, कर दो मेरी हत्या, मैं तो बोनस में जी रहा हूं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार के अंतिम चरण में जुबानी जंग और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज हो गया है। सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं में वार पलटवार काफी तेज हो गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने बीजेपी नेताओं और द्वारा हत्या की साजिश रचने की बात पर कहा कि कर दो मेरी हत्या, मैं तो बोनस में जी रहा हूं। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। मुझे मारना भी चाहते हैं, पूरे खानदान को साफ करना चाहते हैं। अरे करो भाई, हम तो मरने के लिए पैदा हो गए। क्या कोई आदमी 200 साल जीता है? कोई 150 साल जीता है? अरे उम्र ही हिंदुस्तान में जो है 70-72 साल की है। मैं तो अब बोनस में जी रहा हूं। 81 साल है मेरा 81 ईयर चल रहा है और थोड़े दिन जीऊंगा। अगर आप लोग मरवाना चाहते हैं तो मरो, मैं डरूंगा नहीं। मैं मरूंगा नहीं, मैं वसूलों के लिए लड़ूंगा। पार्लियामेंट में भी लड़ा हूं, अभी भी बाहर भी लड़ूंगा। मेरे को कोई डरा के धमका के तुमके खानदान को खत्म कर दे बोले तो मैं डरने वाला नहीं। भाई मैं बचा हूं, मेरे घर में एक आदमी ही बचा था, मैं डरता नहीं। अरे हम अच्छी काम करने के लिए डरना क्यों? तो ये मोदी साहब हमेशा अपने लोगों को कह के, बीजेपी हमेशा मुझे डराती है। मैं तो पार्लियामेंट में ही नहीं डरा, राज्यसभा में नहीं डरा, मुकाबला करते रहता हूं। मेरे जो क्वेश्चन रहते हैं उसका जवाब ही नहीं देते। मैं जब जोर से भाषण करने लगता हूं तो बीजेपी के एमपी को बोलते हैं बीजेपी के लोग, उठो उठो गड़बड़ करो। खड़गे साहब बोल रहे गड़बड़ करो, माफी मांगो, बोलो। अरे राहुल जी लोकसभा के मेंबर है, मैं राज्यसभा का मेंबर हूं। मैं पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कर्नाटक को ये देश से अलग मानते हैं। कर्नाटक में 10 मई को विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में प्रचार के आखिरी राउंड में पीएम नरेंद्र मोदी लगातार रैलियां और रोड शो कर रहे हैं। आज सुबह एक रोड शो के बाद पीएम मोदी ने नंजनगुड में जनसभा को संबोधित किया। पीएम ने यहां कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। कल कर्नाटका में आकर के बोला है, उन्होंने कहा है कि कर्नाटका की सॉवरेनिटी की रक्षा करना चाहते हैं। कर्नाटका की सॉवरेनिटी यानी कि कर्नाटका की संप्रभुता, क्या आपको पता है कि इसका अर्थ क्या होता है? इतने सालों से पार्लियामेंट में बैठे हैं, भारत के संविधान का शपथ लिया है और ये बात बोलते हैं। जब कोई देश, सुनिए दोस्तों, जब कोई देश आजाद हो जाता है तो उस देश को
संप्रभु राष्ट्र कहते हैं। कांग्रेस जो कह रही है, इसका मतलब है कि कांग्रेस कर्नाटका को भारत से अलग मानती है। क्या आपको मंजूर है ये बात? आपको मंजूर है? ऐसा कहने वाली कांग्रेस को सजा करोगे नहीं करोगे? भाइयों बहनों, इसका मतलब है कि कांग्रेस खुलकर कर्नाटका को भारत से अलग करने की वकालत कर रही है। टुकड़े टुकड़े गैंग की बीमारी कांग्रेस में इतनी ऊपर तक पहुंच जाएगी, मैंने कभी सोचा तक नहीं था। कांग्रेस भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान देने वाले लाखों कन्नड़ा स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान कर रही है। कांग्रेस करोड़ों कन्नडिगा की देशभक्ति का अपमान कर रही है। भाइयों बहनों, ये कन्नड़ा वो धरती है जिस धरती पर राष्ट्र कवि कुवेंपु जी ने साफ साफ कहा रहा है, साफ साफ कहा है कि कर्नाटका भारत राष्ट्र का अभिन्न अंग है। जया भारत, जया भारत जननिया जननिया तनुजते, जया हे कर्नाटक माते। कर्नाटका हर कन्नडिगा के लिए एक मां है, मां, और इसे भारत माता की बेटी के रूप में वर्णित किया गया है। यही मैं हर कन्नडिगा की भावना को समझता हूं भाइयों, आपके दिल की आवाज को समझता हूं। इस भावना का अपमान कर्नाटका की संस्कृति, यहां के गौरव का अपमान है। भाइयों बहनों, कांग्रेस का इतिहास यही रहा है। कांग्रेस ने भाई को भाई से बांट दिया, कांग्रेस ने राज्यों को आपस में लड़ाया, कांग्रेस ने देश में जाति और सांप्रदायिक आग भड़काने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। और जब जब उन्होंने ऐसे किया है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में हुए नक्सली हमले के गुनहगार पकड़े गए। इसमें से 10 डीआरजी के जवान और एक ड्राइवर की मौत हो गई थी। छत्तीसगढ़ पुलिस ने इन 7 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। इन नक्सलियों का कनेक्शन दंतेवाड़ा के डीआरजी जवानों पर किए गए हमले से है। इन 7 नक्सलियों में 3 नाबालिग बताए जा रहे हैं। तीनों नाबालिगों को जुवेनाइल होम में भेजा गया है, जबकि 4 आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में हाल ही में नक्सलियों ने बड़ी साजिश को अंजाम दिया था। सासाराम में लोगों ने नहर से लूटे थे नोटों के बंडल, अब थाने को लौटा रहे हैं। सासाराम के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मुरादाबाद नहर से शनिवार को तैरते मिले नोट के बंडल को लोग अब थाने में वापस जमा कराने लगे हैं। लोग नोट के बंडल को रद्दी समझकर उन्हें वापस कर रहे हैं। जिन लोगों ने नोट के बंडल को कीचड़ से सने पानी से छाना था और फिर अपने घर ले गए थे, वे बता रहे हैं कि उस दौरान उन्हें ये पता नहीं चल सका कि नोट के बंडल रद्दी हैं। जब उसे पानी से धोया गया तो पूरा का पूरा नोट कटा फटा हुआ निकला। रविवार की शाम तक करीब 20,000 से अधिक 10-10 के नोट लोग मुफस्सिल थाने में जमा करा चुके हैं।
अभी नोट कितने लोग जमा कराने आएंगे या नहर में कितने नोट मिले थे, इसकी कोई जानकारी नहीं मिली है। संजय सिंह बोले, पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी को माफी मांगनी चाहिए। शराब घोटाला मामले में 2 दिन पहले राउज एवेन्यू कोर्ट की ऑब्जर्वेशन आने के बाद आम आदमी पार्टी की ओर से बीजेपी पर हमला बोलने का सिलसिला जारी है। एक दिन पहले आतिशी ने बीजेपी नेताओं पर हमला बोला था। उसके बाद सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि हम पहले दिन से कहते आए हैं कि शराब घोटाला, दिल्ली एक्साइज पॉलिसी झूठा है। अब आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी और केंद्र सरकार पर हमला बोला है। सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। 6 मई को दिल्ली की अदालत ने जो आदेश पारित किया, उस आदेश के आने के बाद पूरी दुनिया के सामने मनगढ़ंत तथाकथित हवाई शराब घोटाले का सच सामने आ गया है और पूरी दुनिया को यह सच्चाई पता चल गई है कि दरअसल शराब घोटाले जैसी कोई चीज थी ही नहीं। शराब घोटाले के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने, पीएमओ ने, नरेंद्र मोदी जी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक गहरी साजिश रची, उनकी छवि को खराब करने की एक गहरी साजिश रची, आम आदमी पार्टी की छवि को खराब करने की एक गहरी साजिश रची। क्योंकि शराब घोटाला जैसी कोई चीज नहीं हुई। एक फिल्म का गाना था, बिजली गिराने मैं हूं आई, कहते हैं मुझको हवा हवाई। कल से भाजपाइयों से जो भी पूछा जा रहा है, भाजपाई कह रहे हैं, कहते हैं मुझको हवा हवाई। हवा में एक घोटाले की बात करते थे, हवा में एक जांच की बात करते थे। ईडी ने, सीबीआई ने जो जांच शुरू की, उस जांच में कहा कि तो 100 करोड़ रुपए की रिश्वत ली गई है। पहले ईडी सीबीआई ने मान लिया 70 करोड़ की कोई जानकारी हमारे पास नहीं, 70 करोड़ का तो कोई सबूत ही नहीं, 30 करोड़ का सबूत है। ऐसा एक झूठा प्रचार और झूठी जानकारी उन्होंने अपनी चार्जशीट में रखी। यह कहा कि राजेश जोशी नाम के एक वेंडर को साउथ के कुछ लिकर व्यापारियों ने 30 करोड़ की रिश्वत दी। वो 30 करोड़ रुपए राजेश जोशी के माध्यम से गोवा चुनाव में खर्च किए गए। राजेश जोशी के माध्यम से गोवा चुनाव में 30 करोड़ रुपए खर्च किए गए। पिछले 6 महीने से पूरी की पूरी ईडी, सीबीआई, पूरा का पूरा विभाग, नरेंद्र मोदी जी ने कहा जाओ गोवा, जांच करो, जांच करो। बेचारे ईडी सीबीआई वाले क्या करते हैं? दिन रात गोवा में लगे हुए हैं। इससे पूछो, उससे पूछो, इसको पकड़ो, उसको जेल में डालो, इसको हड़काओ, उसको धमकाओ। सारी जांच कर ली ईडी सीबीआई ने, सारी जांच कर ली। उसके बाद ईडी वालों ने कहा साहब कुल 19 लाख रुपए कैश में खर्च हुआ है। दुनिया की सबसे ईमानदार पार्टी है आम आदमी पार्टी, जो एक विधानसभा के प्रदेश के चुनाव में मात्र 19 लाख रुपए कैश में खर्च करती है। मैं नहीं, ईडी और सीबीआई कह रही है। ईडी और सीबीआई कह रही है 19 लाख रुपए मात्र खर्च किए गए। कोर्ट ने पूछा भाई आप ये 30 करोड़ का आरोप कैसे लगा रहे हैं? कहते हैं कोई सबूत नहीं। कोर्ट ने कहा कोई सबूत नहीं तो गिरफ्तार करके क्यों रखा है?
ये तो आपकी जांच ही फर्जी है, बेबुनियाद है, निराधार है। इसमें तो कोई तथ्य नहीं, कोई प्रमाण नहीं। और इसके आधार पर राजेश जोशी और गौतम मल्होत्रा को कोर्ट ने जमानत दे दी, यह कहते हुए कि शराब घोटाले में किसी भी प्रकार का कोई साक्ष्य, कोई तथ्य, कोई प्रमाण ईडी के पास नहीं है। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के अंदर, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंदर अगर जरा सी भी शर्म है तो चुल्लू भर पानी में नाक रगड़ के पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए, अरविंद केजरीवाल से माफी मांगनी चाहिए, आम आदमी पार्टी से माफी मांगनी चाहिए। और यह हवाई झूठा मनगढ़ंत जो घोटाला खड़ा किया गया, इस घोटाले को खड़ा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। एक ऐसी जांच आप कर रहे हैं जिसका न सिर है न पांव है। पहले दिन से हम लोग कह रहे हैं शराब घोटाला झूठ का एक पुलिंदा है, बेबुनियाद है, इसमें कोई तथ्य नहीं, कोई प्रमाण नहीं। लेकिन प्रमाण जुटाने के लिए दबाव बनाया गया पीएमओ की ओर से। प्रमाण जुटाने के लिए जबरदस्ती ईडी पर दबाव बनाया गया प्रधानमंत्री के द्वारा, नरेंद्र मोदी के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कि अरे केजरीवाल की छवि खराब करो, कहीं से भी पकड़ो, सबको गिरफ्तार करो। आम आदमी पार्टी की छवि खराब करो, इनके नेताओं की छवि खराब करो। तो क्या क्या किया इसके लिए? एक चंदन रेड्डी नाम के व्यक्ति को पकड़ा, उसको मारा पीटा, दोनों कनपटी फाड़ दी उसकी। बोले लिखिए बयान कह रहा हूं, कनपटी फाड़ दी दोनों। हाई कोर्ट में उसने केस किया, अपनी मेडिकल रिपोर्ट लगाई। समीर महेंद्र ने कोर्ट में कहा साहब हमसे जबरन जबरदस्ती बयान लिया ईडी ने। अरुण पिल्लई ने कोर्ट में कहा साहब हमसे गलत जबरदस्ती बयान लिया। इतना ही नहीं, कितनी झूठी कहानियां, और कैसे चीखते थे, नाचते थे भाजपाई, ऐसे लगता था टीवी फाड़ के बाहर निकल जाएंगे। मनीष सिसोदिया ने 14 फोन तोड़ दिया, मनीष सिसोदिया ने 14 फोन तोड़ दिया। हमें तो डर लगता था कि भाजपाई कहीं पगला के स्क्रीन फाड़ के न बाहर निकल जाए टीवी से, इतना तेज चीखते चिल्लाते थे। मैंने सारे साक्ष्य रखे कि 14 के 14 फोन जिंदा हैं, हुजूर चल रहे हैं। और देखिए ईडी के झूठ का पुलिंदा, 7 फोन तो ईडी और सीबीआई वालों के पास, 5 फोन तो ईडी और सीबीआई वालों के पास ही है, 4 ईडी के पास है, 1 सीबीआई के पास है, बाकी सब चल रहे हैं, सारे फोन चल रहे हैं। कह रहे 14 फोन तोड़ दिया मनीष सिसोदिया ने। ऐसे ही चीखते थे भाजपाई, चिल्लाते थे। फिर क्या कहा, संजय सिंह का नाम है चार्जशीट में, संजय सिंह का नाम है चार्जशीट में। ईडी सबको नोटिस भेजती है, मैंने खुद ईडी वालों को नोटिस भेजा मानहानि का। मैंने कहा बताओ क्या है इसकी सच्चाई। तो लिख के उन्होंने गलती मानी, बोले लिखना था राहुल सिंह, लिख दिया संजय सिंह। मैंने कहा बेईमानो, कभी नीरव मोदी की जगह नरेंद्र मोदी लिख दिया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, कभी ललित मोदी की जगह नरेंद्र मोदी लिख दिया तो क्या होगा। ऐसे मत करो, इतना झूठ मत करो। मालूम है मोदी का दबाव है, मालूम है भाजपा का दबाव है, मालूम है पीएमओ कार्यालय का तुम्हारे ऊपर दबाव है, लेकिन ऐसे बदनाम करोगे किसी को भी, ऐसे हवाई झूठ बोलोगे। तो इसलिए पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी को इस देश के लोगों से, आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता से नाक रगड़ के माफी मांगनी चाहिए। जिन लोगों ने झूठे आरोप लगाए, झूठे बयानबाजियां की, झूठे तरीके से आम आदमी पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की, उन सबको माफी मांगनी चाहिए। और साथ ही साथ देश के प्रधानमंत्री को सार्वजनिक रूप से सामने आके इस जो साजिश के पीछे, इस गहरी साजिश के पीछे जो उनका और उनके दफ्तर का हाथ है, उनको भी माफी मांगनी चाहिए। शराब घोटाला बिना मतलब, कोई सबूत नहीं, कोई आधार नहीं। अरे भाई, जिस राजेश जोशी के नाम पे तुमने कहा कि 30 करोड़ रुपए इसको रिश्वत दी गई और इसने गोवा के चुनाव में लगाया, कोर्ट में एक साक्ष्य, एक सबूत ईडी नहीं प्रस्तुत कर पाई।
गौतम मल्होत्रा के खिलाफ जो आरोप लगे, एक साक्ष्य और सबूत प्रस्तुत नहीं कर पाई। इसका मतलब क्या है? किसी को भी चौराहे से पकड़ो, 4 तमाचे मारो, किसी को कहो तेरी बेटी कॉलेज कैसे जाएगी हम देखेंगे, किसी को कहो तेरे बुजुर्ग मां बाप की हम ऐसी तैसी कर देंगे, किसी को कहो तेरा हम व्यापार चौपट कर देंगे, और उससे कुछ भी बयान लिखवा लो। कोई सच्चाई नहीं, कोई प्रमाण नहीं। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी का यह काला चेहरा, भारतीय जनता पार्टी की यह गहरी साजिश 6 मई को माननीय कोर्ट के आदेश के बाद पूरे देश के सामने आ गई है। और यह सच भी पूरे देश के सामने आ गया है कि अरविंद केजरीवाल एक कट्टर ईमानदार नेता है, आम आदमी पार्टी एक कट्टर ईमानदार पार्टी है, और इसके किसी भी व्यक्ति को बदनाम करने में, झूठे आरोप लगाने में, चाहे मोदी जी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे पूरी की पूरी इनका तंत्र हो, कोई भी सफल नहीं होगा। ईडी हो, सीबीआई हो, कोई भी सफल नहीं होगा, क्योंकि झूठ झूठ होता है, सच सच होता है। जय हिंद, सत्यमेव जयते। और ये सब कुछ इसलिए हुआ कि एक कहावत है हमारे यहां कि सावन के अंधे को सब कुछ हरा हरा नजर आता है। सुनी होगी ये कहावत आपने। तो जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष रक्षा सौदे में रिश्वत खाते हुए सजा पा चुका हो, जो पार्टी शहीदों के ताबूत में घोटाला करती हो, जो पार्टी व्यापम घोटाला करती हो, जो पार्टी रेड्डी ब्रदर्स और येदियुरप्पा के जैसे माइनिंग घोटाले करती हो, जो पार्टी अडानी के चरणों में बैठकर लाखों करोड़ का घोटाला करती हो, जिस पार्टी के बारे में कर्नाटक के गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में, गांव गांव में किसी भी बच्चे से पूछो भारतीय जनता पार्टी, लोग कहते हैं 40% कमीशन वाली पार्टी। कर्नाटक में गांव गांव में पूछो भारतीय जनता पार्टी, लोग कहते हैं 40% कमीशन वाली पार्टी। तो जिन भाजपाइयों के दिमाग में दिन रात घोटाला 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 चलता रहता है, उनको तो सावन को के अंधे को सब कुछ हरा हरा नजर आता है। घोटालेबाजों को मनगढ़ंत झूठा एक शराब घोटाले का आरोप केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए लगाना था, इसीलिए उन्होंने ये पूरी कहानी रची थी। लेकिन इसका पूरा सच, पूरा साक्ष्य, पूरा प्रमाण अब देश के सामने आ गया है। और मैं फिर दोहरा रहा हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, भारतीय जनता पार्टी को चुल्लू भर पानी लेके, नाक रगड़ के पूरे देश से आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को बदनाम करने के लिए माफी मांगनी चाहिए। मैं समझता हूं कि ये जो आदेश है 6 मई का कोर्ट का आदेश, ये निश्चित रूप से आने वाले केस में भी इसकी सच्चाई माननीय जो हमारे अधिवक्तागण हैं वो रखेंगे और निश्चित रूप से न्यायालय इसका संज्ञान लेगा। विपक्ष खासकर भाजपा ये कह रही है कि क्यों फिर मनीष सिसोदिया की जमानत नहीं हुई और उनकी जमानत को लेकर अलग अलग जो पूरा कहा गया है उनके रिपोर्ट। अब फिर मैं उन्हीं चीजों को दोहराऊंगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। मैं तो कह रहा हूं कि भाजपाई कल से क्यों गाना गा रहे हैं कि कहते हैं मुझको हवा हवाई। कहां गए? जो पूरे के पूरे आरोप कोर्ट में ध्वस्त हो गए, एक सबूत, एक प्रमाण नहीं मिला, तो अब मुंह जिलाने के लिए खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे टाइप भाजपा कुछ भी बोलती रहे। कहा था ना चीख के, 14 फोन तोड़ दिए मनीष सिसोदिया ने, मैंने सारे साक्ष्य रखे। तो भाजपाइयों को माफी नहीं मांगनी चाहिए इसके लिए? कहा गोवा के चुनाव में पैसे लगे, कोई सबूत नहीं मिला, तो इसके लिए भाजपाइयों को माफी मांगनी चाहिए। जितने झूठ उन्होंने मेरे खिलाफ बोला, खुद ईडी ने कह दिया गलती हो गई, गलती से नाम लिख दिया। तो इसलिए मैं कहता हूं गंदी राजनीति करो, इतनी घटिया।
अब दिक्कत क्या है कि गुजरात में शराब घोटाला होता है, उत्तर प्रदेश में शराब घोटाला होता है, नकली शराब पी के लोग मर जाते हैं, यही सब करते हैं भाजपाई। तो उनको यही लगा होगा कि आम आदमी पार्टी पे एक मनगढ़ंत हवा हवाई ख्याली पुलाव घोटाला बनाओ, तो बना दिया उन्होंने ख्याली पुलाव घोटाला। बहुत बहुत विपक्षी एकता को लेकर के है, कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व आपके साथ दिख रहा है, लेकिन अजय माकन हो या फिर अनिल चौधरी वो लगातार हमला कर रहे हैं और नए आरोप लगा रहे हैं, और उनका एक एनालिसिस भी है कि कर्नाटक में आप 7 से 8 सीटों पर उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि कर्नाटक में हम अपना चुनाव लड़ रहे हैं और पार्टी का संगठन वहाँ पर कर्नाटक के अंदर हमारे नेताओं ने, केंद्रीय नेतृत्व ने मिलकर निर्णय लिया, वहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं। किसी भी पार्टी को, हम राष्ट्रीय दल हैं, हम कहीं भी चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस कंफ्यूज है कि आपको सपोर्ट करे ना करे? देखो, ऐसा है कि ये तो कांग्रेसियों से आप पूछिए, और जो लोग बयान दे रहे हैं वो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के ही बयान से सहमत नहीं है। जो लोग बयान दे रहे हैं, जिनका नाम आपने लिया माकन जी का, उनके बीजेपी से क्या रिश्ते हैं? क्यों नहीं वो अडानी के जेपीसी की मांग पे बोलते? क्यों नहीं वो 1300 करोड़ के प्रधानमंत्री के बंगले पे नहीं बोलते? क्यों नहीं वो 8400 के हवाई जहाज पे बोलते? ये माकन जी से पूछिए, क्या रिश्ता है उनका बीजेपी से? अमृतसर की हेरिटेज स्ट्रीट पर एक और रहस्यमय विस्फोट से दहशत का माहौल। पंजाब के डीजीपी ने आतंकी एंगल से किया इनकार। पवित्र शहर अमृतसर में सोमवार को एक और धमाका हुआ। अमृतसर के निवासियों का कहना है कि विस्फोट अधिकारियों की ओर से लापरवाही की ओर इशारा करता है। धमाका स्वर्ण मंदिर के रास्ते में हेरिटेज स्ट्रीट पर उसी जगह के आसपास हुआ जहां शनिवार को धमाका हुआ था। कोई घायल नहीं हुआ। घटना सुबह करीब 6:30 बजे हुई। पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंच गई है और सैंपल ले रही है। शनिवार की रात क्षेत्र में रहस्यमय विस्फोट में पर्यटकों सहित 6 लोग घायल हो गए थे और दहशत फैल गई थी। ਜਿਹੜੇ लो इंटेंसिटी एक्सप्लोजनस ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਇੱਕ ਸੈਟਰਡੇ ਰਾਤੀ 11:30 ਦੇ ਕਰੀਬ, ਇੱਕ ਅੱਜ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 6:15 ਵਜੇ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ लो इंटेंसिटी एक्सप्लोजनस ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਟੇਜ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ लो इंटेंसिटी एक्सप्लोजनस ਹੋਏ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਇੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੈਗੀ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ट्रिगरिंग मैकेनिज्म या डेटोनेटर नहीं मिलिया हैगा मौके ते जिस तो इंज जापता हैगा कि किसी कंटेनर दे विच एक्सप्लोसिव मटीरियल रख के जिहड़ा हैगा वो एक्सप्लोजन किया गया है। एब्सेंस ऑफ ट्रिगरिंग मैकेनिज्म मीनस दैट इट इज़ अ क्रूड काइंड ऑफ अ डिवाइस। असी इसनूं पूरे डीपली इन्वेस्टिगेट करांगे। असी कोई एंगल्स रूल आउट नहीं कर रहे हैगे। प्रिलिमिनरी 2-3 गल्लां मैं कहना चाहांगा कि किसी दी मिसचिफ हैगी। इट इज़ टू अर्ली टू से कि इट इज़ मिसचिफ या इट इज़ टेरर एंगल या किसी दा पर्सनल एंगल है। सो असी कोई भी एंगल रूल आउट नहीं करांगे। असी सारे एंगल्स को डीपली इन्वेस्टिगेट करांगे। एक्सप्लोसिव्स आर वेरी क्रूडली मेड, वेरी क्रूडली असेंबल्ड। ਜਿਹੜੀ डिवाइस हैगी, ट्रिगरिंग मैकेनिज्म कोई नहीं मिला है, डेटोनेटर कोई नहीं मिला है। सो इस दे नाल ही मैं 2-3 गल्लां ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ पंजाब पुलिस पूरी तरह सक्षम है। तुसी जिवें इत्थे खड़े हो, आवाजाही लोकां दी जिहड़ी हैगी एवरीथिंग इज़ नॉर्मल। सो मैं लोकां नूं अश्योर करदा है कि असी पीस हारमनी लॉ एंड ऑर्डर बना के रखांगे। नंबर 2, फेक रूमर्स दे विच कई बारी लोकी गलत गल्लां कहंदे हैं। साडा फैक्ट चेक करो, साडे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, असी ऑफिशियली रिलीज करांगे। थर्डली वाइट पाउडर बरामद होया सीगा थोड़ा जिहा। देखो जी, आईईडी ते कोई भी जिवें मैं कहा जिहड़ा क्रूड एक्सप्लोजन है जी। सो बेसिकली आईईडी होंदी है जिहनूं आपां कहंदे इंप्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस। सो एनीथिंग विच कॉजेज एन एक्सप्लोजन इज एन आईईडी। सो वी आर लुकिंग इनटू इट कि यह किसी शरारती बंदे की मिसचिफ हैगी या यह कोई ऑर्गेनाइज्ड अटैम्प्ट है, किसी का कोई मॉड्यूल हैगा। इसकी टाइमिंग जी हैगी उसकी की सिग्निफिकेंस है। सो इन्वेस्टिगेशन दे विच असी टैक्नीकली CCTV फुटेज लेके टैक्नीकल मीनस तो ਜਿਹੜੇ भी सानू इत्थे मौके ते लोग सीगे सारियां नू इन्वेस्टिगेशन च ज्वाइन करा के असी
ਇਸ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਡਬੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਗੱਲ। ਪਰ ਸਰ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਜੀ? ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਕੀ ਅਪਡੇਟ? ਕੋਈ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੇਖੋ ਵਨ ਪਰਸਨ ਹੈਜ਼ ਰਿਸੀਵਡ ਮਾਈਨਰ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਟੁਡੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਈਨਰ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਰਿਸੀਵ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਐਜ਼ ਆਈ ਸੈਡ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੋ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਸੀਗਾ। ਮੇਰੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇਜ਼ ਦੇਅਰ ਟੂ ਕੀਪ ਦਾ ਸਟੇਟ ਸਿਕਿਉਰ ਐਂਡ ਸੇਫ। ਦੂਜਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੈਨਿਕ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੇਸ ਸਾਡੇ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਏ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਵਰਕਆਊਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਦਿਸ ਕੇਸ ਵਿਲ ਆਲਸੋ ਬੀ ਵਰਕਡ ਆਊਟ। ਸਰ ਸੈਚਰਡੇ ਜਿਹੜਾ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਜੀ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋ ਐਕਸਪਲੋਜਨ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਡੈਟੋਨੇਟਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਡੈਟੋਨੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਡੈਟੋਨੇਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਟ੍ਰਿਗਰਿੰਗ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਟ੍ਰਿਗਰਿੰਗ ਡਿਵਾਈਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਨੋ ਟ੍ਰਿਗਰਿੰਗ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਰਿਕਵਰਡ ਫਰਮ ਦ ਸਪੌਟ ਸੋ ਫਾਰ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਪੈਕੂਲੇਟਿਵ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਵਿਲ ਲਾਈਕ ਟੂ ਪੁੱਟ ਵਰਡਸ ਇਨਟੂ ਮਾਈ ਮਾਊਥ ਕਿ ਪੋਟੈਸ਼ੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਲੋਰੇਟ ਤੇ ਉਹ ਸਲਫਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ because we are not sure. We will go by the scientific ਹੁਣ it is although regulated ਹੈ, but ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬਸਟੈਂਸਸ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀਲੀ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। therefore ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਐਂਗਲਸ ਤੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਲੋਕਲੀ ਪ੍ਰੋਕਿਊਰਡ ਕਿਸੇ ਮਿਸਚਿਫ ਮੇਕਰ ਦੀ ਹਰਕਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸਟੇਟ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗਾੜਨ ਲਈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਲਈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਡੀਪਲੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਐਂਗਲਸ ਤੇ। ਸਰ ਟੈਕਨੀਕ ਕਿਹੜੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਸੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉੱਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੈਰੀਟੇਜ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਕਿੰਗ ਹੈਗੀ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਗੜੀ ਸਟਰੀਟ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹੈਗੇ, ਇੱਥੇ ਉੱਪਰ ਕੰਟੇਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਕ ਥ੍ਰੈਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਥੱਲੇ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਆਈਦਰ ਸਮ ਪਾਸਰ ਬਾਈ ਹੈਜ਼ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲੀ, ਜਿਵੇਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਇਸੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਡੀਪਲੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਿੱਚਤਾ। ਸੋ ਉਹ ਡਿਵਾਈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉੱਪਰੋਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਈ ਤੇ ਇੱਕ ਐਕਸਪਲੋਜਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਵਾਜ਼ ਕਾਫੀ ਹੋਈ ਪਰ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਦੇਰ ਵੇਰ ਨੋ ਸ਼ਾਰਪਨਲਸ, ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਪਨਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇੰਜਰੀ ਬਹੁਤ ਮਾਈਨਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਟ ਯੈਸ, ਲਾਊਡ ਨੋਇਸ ਵਾਸ ਦੇਅਰ। ਪਰ ਸਰ ਜਦੋਂ ਸੈਕੰਡ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਡਿਪਲੋਇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਥੇ? ਸੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਬਰੀਫ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਐਸਪੈਕਟਸ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਕੇਸ ਨੂੰ ਟਰੇਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਫੇਕ ਰਿਊਮਰਸ ਤੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਿਸਚਿਫ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਸ ਤੇ ਹਾਰਮਨੀ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਚਿਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਟਲ ਡਿਵਾਈਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ?